हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यूक्लियस से रहित तंतु कोशाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन देखते हैं हम, क्रोमोसोम का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का या अंतःप्रदवीय जलिका का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिक रहित तंतु में कोशाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। तो किसका अभाव रहेगा, क्रोमोसोम का अभाव रहता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, हमारे गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र का अभाव रहता है, क्योंकि केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्रोमैटिन है जो गुणसूत्रों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो जो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए होता है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। डेमोग्राफिक गैप क्या है। डेमोग्राफिक गैप क्या है, जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता को दर्शाने वाला, विशेष आयु की जन्म मृत्यु दर भिन्नता, लिंग अनुपात में भिन्नता या माँ बाप बच्चों के अनुपात में भिन्नता। तो डेमोग्राफिक गैप क्या है, डेमोग्राफिक गैप में आता है हमारा जन्म व मृत्यु दर के बीच के भिन्नता को दर्शाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो वो होता है करेक्ट। एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन के लिए किया जाता है। श्रम है, बजट है, जनगणना है या संसाधन है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे आय और व्यय की बात हो रही है, तो आय और व्यय की बात कहाँ पर हम करते हैं, बजट में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है कि बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन के लिए किया जाएगा। बजट का संबंध किस चीज से है, परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। परिवार में बजट में परिवार की विशेष आवधिक में होने वाली आय तथा प्रस्तावित व्यय को सम्मिलित रहते हैं। मतलब जो भी हमारे पास जो इनकम है और उसको जो हम खर्च करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। जिसको कि हम एक सुनियोजित ढंग से या क्रमबद्ध ढंग से जब उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, आय व्यय के अपना जो हमारा इनकम है और एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को जब हम इसको क्रमबद्ध ढंग से सुनियोजित कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बजट कहलाता है। अच्छा, अगर बजट के सिद्धांत पूछ ले आपकी कि बजट बनाने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले बजट जो अगर हमें बनाना है तो क्या क्या हमें करना होगा। तो इसमें आय का अनुमान कि हमारी कितनी इनकम हो रही है। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कि बजट बनाने के कौन से सिद्धांत है। तो सबसे पहला है आय का अनुमान। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, आवश्यकताओं को तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। जैसे जो भी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी सबसे आवश्यक आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि हमारा भोजन है, हमारा वस्त्र है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो जैसे जैसे आवश्यक क्रम हो उसी के हिसाब से क्या हम करेंगे, उसको अलग अलग वर्गीकृत करेंगे। तीसरे में है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। मतलब आकस्मिक जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया हमारा सदस्यों की रुचि का ध्यान। चौथे पे क्या हो जाता है हमारे कि क्या इंटरेस्ट है लोगों का, सदस्यों की रुचि का ध्यान हम रखेंगे। मानसिक बजट आपका पांचवा हो जाएगा कि जो भी हम अपना मासिक बजट बनाते हैं, मतलब एक मंथ का बजट बनाते हैं, वार्षिक बजट को ध्यान में रखना। मतलब जो हमारा जैसे जो भी हमारे गोल्स हैं, जो हमने वर्ष में जो भी अपने लक्ष्य को सोचा है करने के लिए, जब भी हम मासिक बजट बनाएं तो उसमें ध्यान में रखते हुए करें। अगर हमें सेविंग्स करनी है या फिर साल के अंत में, जैसे कि जब हम जानते हैं कि हमें इस तरह से बजट अपना बनाना है, जैसे कि जुलाई अगस्त का जब जुलाई का महीना आता है तो उस टाइम क्या होता है, बच्चों की फीस वगैरह का व्यय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपना मासिक बजट बनाएंगे कि जो हमारा जो वार्षिक बजट है वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि हर महीने के महीने हम पूरा खर्च किए जा रहे हैं और इकट्ठा में क्या हो गया कि जब हमारा जुलाई महीना आया तो जुलाई महीने में ज़्यादा पैसा हमारा किस पे, एडमिशन पे खर्च हो गया, तो और काम के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो इसको हम लोग जब मासिक बजट बनाएंगे तो वार्षिक बजट को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छठवां इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो जो है आपका बचत।
है कि बचत होना चाहिए। ठीक, तो छठवें पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा, बचत हो जाता है कि बचत हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पुराने बजट का ज्ञान, और सिद्धांत में 7वें नंबर पे हम करेंगे पुराने बजट का ज्ञान होना चाहिए। फिर 8वें नंबर पे कहें कि बजट में लचीलेपन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो कुछ आय व्यय को इधर उधर कर सके, किसी को कम कर सके या किसी को ज़्यादा करें। तो इस तरह से मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं बजट के। एक बार आप फिर से इसको देख लें और नोट डाउन कर लें। सबसे पहले बजट बनाने का सिद्धांत आप हेडिंग डालिए, फिर लिखिए आय का अनुमान। पहले में क्या है, आय का अनुमान। दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना, मतलब जैसी आवश्यकता है आप उसी हिसाब से जिस चीज़ की ज़्यादा है उसको पहले ध्यान में रखेंगे, फिर धीरे धीरे कम करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत। अगर अचानक से कुछ दवाई है, आपका बीमारी है और कुछ भी शादी ब्याह कहीं पड़ जाता है किसी मंथ में, तो इस चीज़ का ध्यान आप रखते हैं। चौथे पे हमारा सदस्यों की रुचि। पांचवें पे है मानसिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना। छठवें पर है बचत, और 7वें नंबर पर आता है हमारा पुराने बजट का ज्ञान। 8वें नंबर पर आता है बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। तो इस तरह से हम बजट के प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको मैंने बजट बनाने के सिद्धांत भी बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव के श्वसन दर होती है, मानव की श्वसन दर कितनी होती है, 5 मिनट 5 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट या 16 प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आता है कि एक मिनट में हम कितनी बार श्वसन क्रिया करते हैं, तो 16 से 18 बार। करेक्ट आंसर यहाँ पे 16 से 18 बार भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो 16 प्रति मिनट लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 प्रति मिनट हमारी जो श्वसन दर होती है। जबकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी श्वसन दर 25 से 40 बार। ठीक है, 25 से 40 बार। जैसे 16 से 18 भी आपको देखने को मिल सकता है और 16 से 20 भी देखने को मिल सकता है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो हम इसको जस्ट डबल कर देंगे, 25 से 40 बार। कितना, 25 से। अगर छोटे बच्चे का पूछा जाए तो 25 से 40 है। और जो स्त्रियों की श्वसन दर है वो क्या होती है, पुरुषों से अधिक होती है, मतलब स्त्रियां ज्यादा तेजी से सांस लेती हैं। सामान्यतः श्वसन क्रिया की दर शरीर का ऑक्सीजन संबंधी जरूरतों के अनुसार घटती और बढ़ती है, क्योंकि ऊतकों के कार्य के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो भी हमारे ऊतक हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, जिससे कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन उनके कार्य के हिसाब से मिलती है। धातव्य है कि श्वसन में प्रश्वसन के तुरंत बाद निश्वसन होता है, जिसके बाद दोबारा प्रश्वसन से कुछ पलों का विश्राम हो जाता है। इस प्रकार प्रश्वसन, निश्वसन तथा विराम काल तीनों के द्वारा श्वसन का एक बड़ा चक्र बनता है। अगर बात आ जाए कि श्वसन चक्र में क्या क्या चीजें हैं, तो 3 चीजें हैं। प्रश्वसन मतलब हमने सांस खींची, निश्वसन सांस निकाली तथा विराम काल रोक दिया। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जिनको मिला करके एक चक्र बनता है। कौन कौन सा, श्वसन है, आपका निश्वसन है, प्रश्वसन है, और फिर उसके प्रश्वसन है और विराम काल है। तो 3 हो गया आपका। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। और 1 मिनट में जो ये चक्र पूरा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम श्वसन दर कहते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं, तो वह 16 से 20 बार या 16 से 18 बार या 16 प्रति मिनट डायरेक्ट लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM का पूरा नाम क्या है, तो NRHM का पूरा नाम नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, सेकंड है आपका नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, सी है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, डी है आपका नेशनल रेड हेल्प मिशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई है, अप्रैल 2005 में। इसको आप लिख लें, कब हुई है, अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है, गांव में रहने वाले गरीब लोगों की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करना, उनकी
हेल्थ के बारे में, और यह किसके अंतर्गत आता है? यह स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको आप नोट डाउन करें, किसके अंतर्गत आता है? यह स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती है? मानसिक दुर्बलता, ठीक है, तो मानसिक दुर्बलता अनुवांशिक कारण हो जाएगा। गर्भवती माँ में मानसिक तनाव, अगर माता को क्या है, मानसिक तनाव है, तो ये मुझे लगता है कि ये इसका आंसर रह गया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मानसिक दुर्बलता किस कारण से नहीं हो सकती? अनुवांशिक कारण, गर्भवती माँ में मानसिक तनाव, तो बिल्कुल किस इस कारण से, अनुवांशिक कारण से हो सकती है मानसिक दुर्बलता, बिल्कुल हो सकती है। गर्भवती माँ में मानसिक तनाव बिल्कुल हो सकता है। और इसका जो ऑप्शन है, इसको इसमें से कट गया है, मैं इसको बताती हूँ आपको कि इसमें है क्या। तो इसका जो तीसरे नंबर और चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको कटा हुआ दिख रहा है, मैं इसको बताती हूँ आपको। वो दुर्घटना है और गर्भवती माँ का कुपोषण है, ठीक है। सी में है दुर्घटना और गर्भवती माँ का कुपोषण, माँ का कुपोषण, ठीक। तो अब आप इसको देख करके समझ जाएंगे कि क्या है। मानसिक दुर्बलता किस कारण से हो नहीं पूछ रहा है, नहीं हो सकती, नहीं को आप देखेंगे तो अनुवांशिक कारण से भी हो सकती है, गर्भवती माँ में मानसिक तनाव है तब भी हो सकती है, माँ को कुपोषण है तब भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना किसी मानसिक दुर्बलता का कारण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गृह प्रबंधन क्या है? मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया और मशीनी प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। तो इसको मैंने आपको बताया था, क्या है होम मैनेजमेंट? होम मैनेजमेंट इज द मेंटल प्रोसेस। क्या है? मेंटल प्रोसेस, मतलब कि यह मानसिक प्रक्रिया है। आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है कि यह कैसी प्रक्रिया है, यह मानसिक प्रक्रिया है। अगर इसको साधारण बात में कहें तो जो प्रबंध है उससे क्या अभिप्राय है कि यह मतलब पहले से प्री प्लान, विचारपूर्ण की हुई व्यवस्था है। इसमें प्रबंध का कार्य इन विधियों के द्वारा किया जाता है कि जिससे कि हम किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करते हैं व अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ये गृह प्रबंधन के बारे में मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर A7 का गृह प्रबंध क्या है? मेंटल प्रोसेस है या मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? चावल, बंगाल चना, दूध या मुर्गा? तो यहाँ पर कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूध जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है उसमें हमारा दूध है, पनीर है, फलियां हैं, अनाज हैं, जिसमें कि दूध सबसे ज़्यादा प्रमुख है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किस बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? ये प्रश्न बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप इसको देख लें। इसमें क्या है? रेफ्रिजरेटर, मिक्सर रेंज स्टोरेज और मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सर्विस सरफेस, मिक्सर, स्टोरेज और सिंक। तो यहाँ पर जो कुकिंग के बीच जो संचरण की रेखा को क्या दिखलाएगा? ये त्रिकोण, मतलब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है आपका, सिंक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस, मतलब कि जहाँ पर हम खाना बना रहे हैं, मतलब यह आपका रेफ्रिजरेटर, वहाँ से हमने सामान निकाला, और यहाँ और ये कुकिंग सरफेस है, ठीक है, और कुकिंग सरफेस हो गया ये आपका। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर सिंक, जहाँ पर कि हम बर्तन धुलते हैं। तो ये क्या दिखा? कार्य त्रिकोण रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग बीच संचरण की रेखा दर्शाता है। यहाँ ये क्या हो जाता है? त्रिकोणीय कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिलाई मशीन में असमान टाके आने के कारण है? प्रेशर फुट पर कम दबाव, प्रेशर फुट पर अधिक दबाव, धागा ढीला होना या धागे में असमान खिंचाव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, धागे का ढीला होना, ठीक है। धागे के ढीले होने से सिलाई मशीन में असमान टाके आते हैं। कभी कभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्या होता है, कभी कभी बखिया ठीक से नहीं आती और इसकी जो खराबी है
है, उसका यही मेन कारण है कि धागा भली प्रकार से ना डाला हो, दोनों ओर के धागों का तनाव एक साथ ना हो, ना तनाव अगर किसी का ज़्यादा किसी का कम होगा तब भी आएगा, और धागा पतला या मोटा हो या फिर सुई टेढ़ी हो तो ये असमान टाके आने का कारण होता है। अगला प्रश्न है डेनिम बनाने में उपयोग में आती है। इसमें वीविंग के बारे में पूछा है कि डेनिम बनाने में कौन सी वीविंग का प्रयोग करते हैं। सादी बुनाई हो गई, सैटिन बुनाई हो गई, सी है आपका ट्विल बुनाई और डी है आपका साटिन बुनाई। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि डेनिम बनाने में ट्विल बुनाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम सभी जानते हैं, डेनिम का जब ये तो एक धागा यहाँ, एक धागा यहाँ, एक धागा यहाँ, इसकी यही विशेषता होती है कि इसकी लाइनें कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं। ये ट्विल बुनाई की विशेषता है। और इससे बने हुए वस्त्र कैसे होते हैं, अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। और इसकी जो सतह है उस पर कैसी धारियां, अभी मैंने आपको बताया कैसी धारियां होती है, तिरछी धारियां पाई जाती हैं। और इस बुनाई में ताने और बाने के धागे दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक भागे से निकलता है। अतः इसी प्रकार से पूरी पंक्ति की बुनाई की जाती है, जिससे कि परिणामतः आपको इस तरह से तिरछी धारियां देखने को मिलती हैं। तो डेनिम में हमेशा ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। कार्यवक्र, व्यस्ततम भार, समय भार, इनमें से कोई नहीं। तो व्यस्त अवधि में जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है, जब हमारा ये पूरा सारे दिन की बात करें, जैसे पीक टाइम होता है, मतलब अलग अलग जो सारे दिन का काम होता है, जैसे जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें कार्यवक्र क्या होता है, तेजी से उठता है और सेकंड हाफ में नीचे गिर जाता है। तो अगर हम एक दूसरे पर ढेर लगाती है, बहुत ज़्यादा काम जिस समय होता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। व्यस्ततम अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उसे व्यस्ततम भार कहते हैं। व्यस्ततम भार कहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक काम आपको लगातार करना होता है, वो अवधि कौन सी होती है, व्यस्ततम भार की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है। वस्त्र डिजाइनिंग, खाद्य पोषण, आंतरिक डिजाइनिंग या स्वास्थ्य देखभाल। अगर हम बात करें क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की बात हो रही है, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और स्वास्थ्य देखभाल की बात अगर हम करते हैं तो स्वास्थ्य देखभाल भी इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको दिखाई दे जाएगी। और आंतरिक डिजाइन की हम बात करते हैं, जो इंटीरियर डिजाइन की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यह इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये आपका आंतरिक डिजाइनिंग जो है यह आपके किसके अंतर्गत आता है, ये आपके होम मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही माना गया है। आंतरिक डिजाइनिंग जो मेन है, मेन तो हम सभी जानते हैं, जैसे आपका हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया पहला, फिर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल हो गया, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन है, होम मैनेजमेंट है, और इस तरह से और चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसके 5 मुख्य क्षेत्र हैं। यह कोई आंतरिक डिजाइन कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। 5 है, धन 6, धन 4, धन 8, धन 2, धन 5, धन 8, धन 8, धन 3, धन 9, धन 8। तो जब भी हमें बहुलक निकालना होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बारंबारता, किसमें बहुलक कैसे निकलता है। बहुलक ऐसे निकलता है कि जितनी बार उस चीज को प्रयोग में किया गया है वही क्या है, जैसे कि कोई भी श्रृंखला है, उसमें जिस मूल्य की आवृत्ति जितनी अधिक बार होती है उस मूल्य को क्या कह लेते हैं, बहुलक कहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, इस तरह आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी आवृत्ति हुई है, तो आप देखेंगे 8 8 8 8 8 की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 4 बार। उतनी बार किसी की आवृत्ति नहीं हुई, बारंबारता नहीं आई है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक कौन है, 8 निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक है, 4 बार आया है 8। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो तीव्र एवं शारीरिक
शारीरिक विकास किशोरावस्था के लक्षण हैं, बिल्कुल हैं। और विपरीत लिंग में अधिकतम रुचि, सही है। अधिक संवेदनशीलता, ये भी सही बात है। लेकिन स्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि ये मैच्योरिटी में आता है। तो ये विकास की, ये दोनों ए, बी और डी, ये तो इसके लक्षण है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि किशोरावस्था के लक्षण, इसको ध्यान में आप रखें, नहीं को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगर लक्षण की हम बात करें कि किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें तीव्र शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास, स्थायित्व का विकास होता रहता है लेकिन स्थायित्व होता नहीं है, ठीक है। और इसमें संवेग क्या होते हैं, उभर करके आते हैं। विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं, मानसिक स्वतंत्रता होती है, विद्रोह की भावना होती है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन आता है, काम भावना का विकास होता है, आत्म प्रेम आदि आपको किशोरावस्था में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दाग धब्बे छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ क्या है? जैविल वाटर, सिट्रिक अम्ल, लवण युक्त अम्ल और नमक युक्त अम्ल। तो अगर हमें दाग धब्बा छुड़ाना है तो सबसे अच्छा इसमें रासायनिक पदार्थ जो कि प्राकृतिक रूप से है वो क्या है, हमारा सिट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिदिन, जैसे कि अगर हम दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ जो कि हर टाइम हमको अवेलेबल है घर में हमारे, वो है सिट्रिक एसिड की बात कर रहा है ना, तो आपका यहाँ पर लेमन हो जाएगा। लेमन में हमें मिल जाएगा और फौरन ही हम रगड़ करके दाग धब्बे को छुड़ा देंगे, क्योंकि दाग धब्बा लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर घर में है, बच्चे हैं, या फिर हम लोगों के भी कपड़े में क्या दाग धब्बे लग जाते हैं, जिनको कि हम जनरली गर्म पानी, नींबू से, नमक से, इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी क्या करते हैं, छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, सिट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सिट्रिक एसिड है। और क्योंकि यह कपड़े को बिना नुकसान पहुंचाए दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध क्या है? कार्य को पूर्ण करना, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, घर का रख रखाव स्फूर्ति से करना। तो गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट क्या है? हमारे पास जो भी उपयुक्त संसाधन है उनका अच्छे से प्रयोग कर, अधिकतम प्रयोग अगर हम करें और जिससे कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है ये सबसे ज्यादा सटीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है। तो गृह प्रबंध जो है वो निर्णयों की एक श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 या अधिक चरण होते हैं। आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण, चाहे वह स्वयं के द्वारा किया गया हो या अन्य के द्वारा, परिणामों का मूल्यांकन जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 115 का दूसरा सही होता है कि गृह प्रबंध क्या है? स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। प्रबंध विज्ञान और कला, केवल विज्ञान, केवल कला, असहमत, सहमत। तो जो हमारा गृह प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वह कला और विज्ञान बिल्कुल दोनों है, क्योंकि गृह विज्ञान की ही शाखा हमारी गृह प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, केवल विज्ञान, केवल कला, असहमत, सहमत। तो हम बिल्कुल सहमत हैं कि प्रबंध क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। और जो गृह प्रबंध की परिभाषा दी है न्यूमैन एम समर ने, कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसकी क्रियाएं सिद्धांत रूप में व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो न्यूमैन एम समर की यह परिभाषा है जिससे कि सिद्ध होता है कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। इस पर सभी सहमत हैं। अगला है हमारा, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र और सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण एवं नियमन दो प्रकार से होता है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण तथा एक रासायनिक नियंत्रण। तो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा
में स्थित श्वसन केंद्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र तथा सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से श्वसन क्रिया नियंत्रित एवं नियमित होती है। तो यह स्वचालित तंत्रिका तंत्र से नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न में पूछ रहा था कि यहाँ पर प्रश्न हमारा था कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है। नहीं पर विशेष ध्यान देंगे हम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसमें शामिल है, फिर पैरा सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, लेकिन स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। वह प्रक्रिया जो योजना को उचित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है वह क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया योजना को इच्छित परिणामों मतलब जो भी हमारे लक्ष्य निर्धारित है पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है संगठन, बी है नियंत्रण, सी है व्यवस्थापन और चौथा है मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जो कंट्रोलिंग है वही क्या करती है? हमको दिशा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें नियंत्रण वह बिल्कुल सही आंसर है। और वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है वह क्या कहलाती है? नियंत्रण कहलाती है। व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है। नियंत्रण से ही योजना का क्रियान्वयन होता है और संगठन को गति प्रदान करती है। तथा व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापक तत्व का कार्य होता है जिसमें वह कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और नियमन करता है और अनुमानित परिणामों का वायदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है? फर्श पर अल्पना बनाना, दिवाली या शादी विवाह के समय झाड़ियां बनाना, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना या रंग बिरंगे कागज फूल पत्तियों को सजाना। तो ये जो है गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है? तो इसमें घर में भेड़ बकरी रखेंगे तो यह उसका विभिन्न अंग नहीं है। तो ये अजीब सा क्वेश्चन भी है और ये आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी क्या है वह करेक्ट हो जाता है। अगला है हमारा अभिकथन। कार्य अनुकूलन अंग स्थिति होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। कार्य अनुकूल अंग स्थिति मतलब कार्य के हिसाब से हमारी अगर अंग स्थिति है तो उससे ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। बिल्कुल सही। उचित अंग स्थिति का अर्थ अंगों को सीध में रखना है जिससे ऊर्जा का खर्च होती है, का नहीं यहाँ पर रहेगा कम खर्च होती है। ठीक है, उचित अंग स्थिति का अर्थ अंगों को सीधा रखना है। बिल्कुल सही बात है, सीध में रखेंगे जिससे ऊर्जा कम खर्च होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है परंतु आर असत्य है। बी ए सत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सत्य हैं और ऑप्शन नंबर डी में है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए और आर दोनों सत्य हैं। इसको ध्यान से देखिए, आप उसी बात को यहाँ पर विस्तारित किया गया है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला है एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? प्रभाव में पूछ रहा है। ठीक है, एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम किस वर्ष 1969 में 1969 में, 1969 में, 1973 में और 1989 में। ठीक, तो यह आपका जो ये प्रश्न है कि एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम जो है ये 1969 में उसमें आपके प्रभाव में आया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? MRTP एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। यह किस 1969 में प्रभाव में आया। इस अधिनियम में आर्थिक व्यवस्था के परिचालन से सामान्य हित के विपरीत आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण न होने, एकाधिकारों पर नियंत्रण रखने, एकाधिकार और अवरोधक व्यापार तथा उससे जुड़े हुए संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकता को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? तो
पहला है संसाधन, मानक, निर्णय या इकाइयाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। जो हमारे रिसोर्सेज़ होते हैं वह क्या है कि जो जो भी हमारे संसाधन हैं वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और हमारे लक्ष्यों तक पहुँचने और साधन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि उसी से जो हमारे संसाधन है उसी से हमारे सारे लक्ष्यों की प्राप्ति होने लगी है। शरीर का माप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या है? ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, उपयुक्त, सभी। तो शरीर का माप अगर हमने मेजरमेंट शरीर का लिया तो वहां पे क्या हो जाता है? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पैटर्न ड्राफ्टिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर हम कपड़े को डायरेक्ट क्या करते हैं? ड्रैप करके या पिन लगा करके सीधे कपड़े से माप लेते हैं तो वो क्या कहला जाता है? ड्रैपिंग कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर शरीर के माप की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? तो वो कौन सी अवस्था है? जब बालक की अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा जो परिवार की अपेक्षा विद्यालय में अधिक हो जाएगी। 5 से 6 वर्ष, 11 से 12 वर्ष, 18 से 19 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जब बच्चा क्या होगा 6 से 12 वर्ष की आयु में रहता है तो मतलब उत्तर बाल्यावस्था की बात हम करते हैं। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। समूह में खेलने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो ये जो समय होता है इसमें क्या होता है 11 से 12 वर्ष की जो अवस्था है इसमें क्या बालक क्या हो जाता है घर से ज़्यादा विद्यालय में इंटरेस्ट रखता है। आपने सुना होगा इस एज के बच्चे क्या कहते हैं हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। निम्न में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत पाया जाता है? विटामिन ए किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? गाजर में, अमरूद में, करौंदा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए किसमें? गाजर में। ठीक है, गाजर में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन ए है वो किसमें? केवल प्राणिज भोज्य पदार्थ मतलब एनिमल जो हमारी डाइट है उन्हीं में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थ में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। अगर इसकी जगह किसी नॉनवेज सोर्स की बात होती, प्राणिज भोज्य पदार्थ की बात होती तो ऑप्शन में वही हमारा करेक्ट होता। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? जो हमारे वनस्पति भोज्य पदार्थ हैं उनमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होते हैं। इसीलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है। कैरोटीनॉइड्स को क्या कहा जाता है? प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पर इसी के साथ में आज का हमारा ये प्रैक्टिस पेपर जो है कि ये ख़त्म होता है। पढ़ाया हुआ अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ आप अपने जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑन कर लें। ओके, बाय।